मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे विद प्रोग्राम नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या है, हमें करना है प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। हम इसको पहले भी कर चुके हैं सिंपल वे में, जो ABC वाला हमने लिया था। अब इसको हम बाय यूजिंग फंक्शन करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, एक मैक्सिमम नाम का फंक्शन बनाया है जो इंट टाइप का आंसर देगा, और इसके पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट जो बिल्कुल फंक्शन के हेड में होते हैं वो कौन से होते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो इंट x लिया है, इंट y की, इसके पास 2 वेरिएबल आ सकते हैं इंट टाइप के। फिर हमने फंक्शन की बॉडी स्टार्ट की। तो इसमें सबसे पहले लिया है हमने लोकल वेरिएबल इंट z। फिर हमने लिया इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, कि जो ये x और y आए हैं अगर इनमें x बड़ा है y से तो z में क्या आ जाए, x आ जाए, वरना z में क्या आ जाए, y आ जाए। अब देखो जो बड़ा होगा वो z में आ गया है, अगर x बड़ा है तो x आ गया z में, वरना अगर y बड़ा है तो y आ गया है z में। तो अब रिटर्न क्या करना है हमें, मैक्सिमम। तो हमने रिटर्न क्या कर दिया, z। तो जहाँ पे भी इस मैक्सिमम को कोई बुलाएगा तो ये जाके अब आंसर दे देगा जो सबसे बड़ा है वो। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे फंक्शन की ख़त्म हो गई बॉडी। नेक्स्ट हम कह रहे हैं वॉइड मेन, हमने यहाँ से शुरू किया इंट ABCD, क्योंकि हमें 3 का निकालना है मैक्सिमम, 3 तो वेरिएबल चाहिए हमें, और D जिसमें हमें आंसर रखना है। फिर क्लियर स्क्रीन लगाया, printf एंटर दी वैल्यू ऑफ A, B एंड C। देखिए जैसे स्क्रीन पे लिखा आएगा तो सपोज कर लो यूज़र ने जो कंप्यूटर के आगे बैठा है उसने वैल्यू डाली है 23, 78, 876। हमें इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए जैसे ये लाइन आई तो हमने ये टाइप कर दिया। फिर अब हमें क्या मिलेगा, स्कैनएफ, कि A की वैल्यू क्या है 23, B में क्या चला जाएगा 78, C में क्या चला जाएगा 876, ये तीनों चले गए। अब हमने दिया है D इज इक्वल्स टू मैक्सिमम A, B। अब हमने D के अंदर क्या डालना है, मैक्सिमम नाम का फंक्शन आ गया है अभी। तो क्या करेगा कंपाइलर, जाएगा ऊपर ढूंढना शुरू करेगा मैक्सिमम नाम का कोई फंक्शन है तो है। यहाँ पे चेक करेगा पहले A और B इससे मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पहले तो 2 हैं ये ब्रैकेट में, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। ये दोनों इंट टाइप के, क्योंकि इंट टाइप का A है, इंट टाइप का ही B है, तो यहाँ पे भी इंट होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, A की वैल्यू को x में डाल देगा, B की वैल्यू को y में डाल देगा। तो A में क्या था हमारे पास 23, B में क्या था 78। तो इसने डाल दिया A में, सॉरी x में यहाँ पे 23 और यहाँ पे 78। फिर इसने चेक किया है क्या यहाँ पे 23 बड़ा है 78 से, नो। तो z में क्या चला जाएगा, y का मतलब 78। तो यहाँ पे आंसर अब क्या मिलेगा हमें, 78। तो D में क्या चला गया 78, D इज इक्वल्स टू 78 बन गया है। फिर आगे प्रिंटफ में आया मैक्सिमम परसेंटेज D की जगह क्या आएगा, जो कॉमा के बाद होता है। कॉमा के बाद क्या है, मैक्सिमम C, D। ये तो फिर से क्या किया इसने, देखो जो डबल कोटेशन मार्क के अंदर है वो फंक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ एक नाम होता है। ये जो डबल कोटेशन मार्क के अंदर है ये सिर्फ एक नाम है, मतलब सिर्फ हमने एक स्पेलिंग लिखी है मैक्सिमम की, लेकिन जो कॉमा के बाद है ये क्या है, फंक्शन का नाम है। तो फंक्शन का नाम है तो यहाँ से फिर फंक्शन को बुलाया जाएगा। अब फंक्शन के पास कौन जाएगा, C एंड D, क्योंकि देखो अभी तो हमने सिर्फ 2 का निकाला ना मैक्सिमम, हमें तीसरे का भी निकालना है। तो x में क्या चला जाएगा, C मीन्स 876, यही वैल्यू थी C में 876, और D में क्या था 78। तो अब फिर से चेक करेगा कि 876 एंड 78 में कौन मैक्सिमम है। ये चेक करने के बाद ये हमें यहाँ पे क्या आंसर देगा, 876, क्योंकि x में अब कौन चला गया है 876 एंड यहाँ पे y में कौन चला गया है 78। फिर ये फिर से यही प्रोसेस करेगा और आंसर क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे 876, तो उसको जाके परसेंटेज D की जगह रख देगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो हमने क्या किया है, मैक्सिमम नाम का एक बार फंक्शन बनाया और उसको 2 बार यूज़ किया है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना के उसको जितनी बार चाहे उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप। अब कई बार क्या होता है कि हमें फंक्शन ऊपर, जैसे ये वाला फंक्शन था, हमने इंट मैक्सिमम बताया, यहीं पे इसका काम बताया, लेकिन मैं चाहती हूँ सिर्फ मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि आगे इस नाम का एक फंक्शन आएगा। मैं ये नीचे वाला काम अभी नहीं बता रही, मैं चाहती हूँ पहले मेन आए और फिर ये सारा काम आए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसके लिए फंक्शन डिक्लेरेशन यूज़ करूँ। मैं सिर्फ क्या कर दूँ, फंक्शन का टाइप, जैसे अगर मैं इससे बता देती हूँ, क्योंकि आपको ये समझ आ गया होगा, आई होप सो, तो आपके लिए ईजी रहेगा ये देखना।
अगर मैं इसी का फंक्शन डिक्लेरेशन लिखूँ तो मैं क्या कर दूँगी, इंट मैक्सिमम इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और इसके बाद लगा दूंगी सेमी कॉलन। देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं था, क्यों? क्योंकि इसका आगे काम चल रहा था अभी, पर मैंने ये लगा दिया, और अब इसके बाद सीधा मैं यहाँ से लिखना शुरू कर दूंगी, वॉइड मेन, और ये जितना भी था सारा लिखा मैंने मेन का, और इसके बाद अब मैं दोबारा यहाँ पे मतलब बताऊंगी इंट मैक्सिमम इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और फिर अब ये सारी मैं यहाँ पे डेफिनेशन डाल दूंगी, इंट जेड इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई एंड अप टू सॉन यहाँ तक। तो ये क्या है, मैंने ऊपर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया एक बार। क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब हम मेन में कुछ यूज़ कर रहे हैं, कोई फंक्शन का नाम आ रहा है मेन के अंदर, तो उसको जाके कंपाइलर हमेशा ऊपर ढूंढता है, ना कि नीचे। तो इसलिए ये नाम तो मुझे ऊपर एक बार देना पड़ेगा कि मैक्सिमम नाम का कुछ है जो आगे आएगा। तो मैंने क्या किया, पहले सिर्फ यहाँ पे नाम बता दिया कि आगे ऐसा कुछ आएगा। तो अब कंपाइलर क्या करेगा, जब उसे मेन के अंदर मैक्सिमम नाम मिलेगा, जाके ऊपर ढूंढेगा, उसे मिल गया। फिर उसने देखा कि यहाँ पर सिर्फ फंक्शन का क्या है, डिक्लेरेशन है, इसका मतलब ये फंक्शन कहाँ है, मेन के बाद है। तो ये जो ऊपर हमने लिखा है ये क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो इसलिए हम क्या करते थे, कई बार फंक्शन का सिर्फ ऊपर नाम दे देते हैं और नीचे उसका पूरा काम बता देते हैं। नेक्स्ट आता है नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। तो जैसे हमने नेस्टिंग की थी लूप की, तो ऐसे ही नेस्टिंग ऑफ फंक्शन भी आता है कि एक के अंदर एक फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो देखिए लोकल वेरिएबल क्या होता है, मैं यहीं से एग्जांपल बता देती हूँ। ये क्या है, एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल का नाम बताया हमने, तो ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। किसके लिए, इस फंक्शन के लिए, क्योंकि इस z को सिर्फ ये वाला फंक्शन जानता है, मेन के अंदर z का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे कहीं z लिख दिया ना, तो ये क्या दिखा देगा, एरर, कि मुझे नहीं पता z क्या है। z सिर्फ इसको पता है क्या है, इंट है। अगर मुझे यहाँ भी z यूज़ करना है तो मुझे यहाँ दोबारा बताना पड़ेगा इंट z। ये हो गया लोकल वेरिएबल कि इसको इसके अंदर ही जानते हैं। देखो अब a b c d ये 4 वेरिएबल हैं, इसको सिर्फ हम ये मेन के अंदर ही जानते हैं। मेन के बाहर अगर मैंने इसको कहीं यूज़ कर लिया, अगर मैंने a को मैक्सिमम के अंदर यूज़ करा, तो वो क्या दिखा देगा, एरर, कि मुझे नहीं पता a क्या है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ दोबारा बताना पड़ेगा इंट a। इस a को सिर्फ इसके अंदर जानते हैं, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर काम करेगी, बाहर नहीं करेगी। इसको करते हैं लोकल वेरिएबल। ग्लोबल क्या होता है, अब मैं चाहती हूँ मैं एक ऐसा वेरिएबल बना दूँ जिसको हर फंक्शन यूज़ कर ले। एक ऐसा मैं t नाम का वेरिएबल बना दूँ जिसको मैक्सिमम भी यूज़ कर ले, मेन भी यूज़ कर ले, और कोई फंक्शन है तो वो भी यूज़ कर ले। तो उसको हम कहाँ बताएंगे, यहाँ बताएंगे, जहाँ पे फंक्शन शुरू हो रहे हैं ना उससे बिल्कुल पहले, यहाँ पे हेडर फाइल के बाद यहाँ लिख दूँगी मैं इंट t। तो वो क्या हो जाएगा, मेरा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल का मतलब उसको हर कोई यूज़ कर सकता है। अब मुझे इसमें नहीं बताने की ज़रूरत है टी क्या है, मैं सीधा लिख सकती हूँ टी इज़ इक्वल्स टू जेड। मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ टी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी। मेरी मर्ज़ी है, मैं उस टी को कहीं भी यूज़ कर लूँ, मुझे उसको बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि वो इंट है, फ्लोट है, क्या है। तो देखिए इसने लिखा ना यहाँ पे मॉडिफाई नाम का क्या किया इसने, देखो सबसे पहले 2 यहाँ पे लिए हैं इसने हमारी हेडर फाइल्स, फिर इसने मॉडिफाई एफ है, ये मॉडिफाई नाम का एक फ़ंक्शन बनाया है। जब किसी फंक्शन के आगे कोई नाम नहीं होता, मतलब कोई इंट फ्लोट नहीं होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे इंट मानना है। अगर आपने कोई फंक्शन बनाया लेकिन उसका कोई नाम आगे नहीं लिखा, आपने इंट नहीं लिखा, फ्लोट कैर नहीं लिखा कि किस टाइप का है, तो बाय डिफ़ॉल्ट किस टाइप का बनेगा, इंट टाइप का बनेगा। अब आपने मेन शुरू किया, तो मेन के अंदर आपने वेरिएबल बनाया। ये कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, इसको सिर्फ मेन फंक्शन जानता है। फिर आपने क्या किया, देखो ये फंक्शन की क्या थी, डिक्लेरेशन, क्योंकि मॉडिफाई नाम का एक आगे आएगा जो उसकी बॉडी मतलब उसका काम आगे बताएंगे हम। तो यहाँ पे यूज़ किया तो इंट आई। अब देखो दोनों आई हैं, लेकिन इसको सिर्फ ये वाला जानता है, मतलब इसमें जो भी काम होगा आई इज इक्वल्स टू 5 7 वो सिर्फ इसके अंदर के लिए है, आई इज इक्वल्स टू 3 इसके लिए। तो जिस भी फंक्शन के अंदर आप बना रहे हैं वो उसके लिए ही वेरिएबल काम करेगा। फिर देखिए नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे इसने दिया है ग्लोबल वेरिएबल।
इंट लेंथ ब्रेड्थ एरिया, ये कहाँ है? ये सबसे बाहर है, ना तो ये इस फंक्शन के अंदर है, ना ये इस फंक्शन के अंदर है, ना ये मेन के अंदर है, ये बिल्कुल बाहर है, सबसे ऊपर लिखा है। तो इसका मतलब ये कैसे हैं? ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको सब यूज़ कर सकते हैं बिना डिक्लेयर किए, मतलब इनको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इंट। देखो इसने क्या किया, इंट लेंथ ब्रेड्थ एरिया बनाया, यहाँ देखो डायरेक्टली यूज़ कर लिया, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कहीं नहीं बताया ना इसने कि दोबारा इंट है, फ्लोट है, क्या है, इसे डायरेक्टली यूज़ कर लिया क्योंकि ये वेरिएबल कैसे हैं? ग्लोबल है। इसके बाद आता है रिकर्जन। रिकर्जन में क्या होता है कि हम एक ही फंक्शन को उसी के अंदर यूज़ कर रहे हैं। रिकर्जन इज अ स्पेशल केस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, एक ही फंक्शन खुद को ही बुला रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिकर्जन। और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है फैक्टोरियल का। जब हम एक फैक्टोरियल निकालते हैं किसी का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम रिकर्जन का यूज़ करेंगे। देखिए इसने कैसे बताया है। होता क्या है, पहले मैं आपको बता देती हूँ उसका। जैसे मुझे फैक्ट निकालना है, फैक्ट का मतलब जो फैक्टोरियल है, मुझे अब निकालना है 4 का फैक्टोरियल, और जो भी आंसर आएगा, जैसे आंसर क्या आता है 24, तो मैं चाहती हूँ ये किस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो, ये फैक्ट नाम के एक वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाए, कि फैक्ट के अंदर चला जाए जो भी आंसर है। तो मैंने फैक्ट में क्या लिख दिया? फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल क्या है? एक फंक्शन है। तो हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना आता है। कैसे होता है? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर हम 3 का रखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर हम रखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, फिर हम रखते हैं 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 1। ऐसे होता है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, 4 का फैक्टोरियल निकालना था, 4 का फैक्टोरियल निकालना था। देखो दोनों को मैच करना, 4 का फैक्टोरियल निकालना था, तो कैसे लिखना है? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ने खुद को ही बुला लिया, इस फैक्टोरियल ने भी खुद को ही बुला लिया, इस फैक्टोरियल ने खुद को, मतलब नाम देखो, 4 का फैक्टोरियल निकालना था, उसके अंदर किसको बुलाना पड़ा? दोबारा फैक्टोरियल को। 3 का फैक्टोरियल निकालना था, फिर किसको बुलाना पड़ा? फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिकर्जन। तब इसका फंक्शन देखते हैं कैसे है। हमने यहाँ पे क्या बनाया? एक फंक्शन बना रहे हैं डबल टाइप का, मतलब जो आंसर देगा वो डबल होगा। फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है। इसका आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या है? ये है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है इसका इंट n। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी मतलब बॉडी है। डबल नाम का एक हमने बनाया, सॉरी डबल टाइप का एक बनाया है हमने फैक्ट वेरिएबल। इफ़ n इज इक्वल्स टू 0 तो रिटर्न कर दो 1, एल्स क्या रिटर्न करना है? फैक्ट इज इक्वल्स टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। देखो फैक्टोरियल नाम का फंक्शन था, उसने खुद के अंदर ही खुद को ही बुला लिया। ये ठीक है, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल निकालना तो किसको करना पड़ेगा? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये n माइनस 1 का मतलब क्या है? 3 फैक्टोरियल। लास्ट में आंसर क्या देना है? फैक्ट। अब हम मेन से शुरू करते हैं। मेन, इसमें हमने बनाया इंट नम नाम का एक वेरिएबल, फिर हमने डबल में फैक्ट लिया। यहाँ भी ये फैक्ट और ये फैक्ट बिल्कुल अलग है, इसका काम अलग चलेगा, इसका काम अलग चलेगा, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ ये वाला जानता है, इसको ये वाला जानता है। क्लियर स्क्रीन। प्रिंट एफ में लिखा मैंने एंटर अ नंबर, जैसे स्क्रीन पे लिखा है, तो सपोज कर लो आपने लिख दिया स्क्रीन पे 4, तो अब स्कैन एफ में क्या लिखा है? नम, तो नम में क्या चला जाएगा? 4। अब आएगा फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल नम, तो मेरे को यहाँ पे पता चल गया कि फैक्टोरियल नाम का कोई फंक्शन मुझे ढूंढना है जाके, तो मैंने ऊपर से ढूंढना शुरू किया, मिल गया। अब मैं मैच करूँगी, इसने ब्रैकेट में क्या दिया है? नम। नम क्या है? 4, मतलब एक इंटीजर है। यहाँ जाके चेक किया, क्या यहाँ भी इंटीजर ही चाहिए? हाँ, तो यहाँ पे n की जगह क्या रख देगा वो? 4 नीचे आएगा। क्या 4 0 के इक्वल है? नहीं है, तो इसको नहीं चलाएगा, नीचे आएगा। यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे आया, तो फैक्ट में क्या आ गया? n का मतलब क्या था? 4 था। तो अब ये क्या करना स्टार्ट कर देगा? यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी शुरू कर देगा। मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ में। n क्या बना? 4। अब इसने क्या शुरू किया है? ये फंक्शन पे काम करना। इसने चेक किया क्या हमारा 4 0 के इक्वल है? नहीं है, एल्स में आया। तो अब फैक्ट में क्या आ जाएगा? फैक्ट इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि n की वैल्यू 4 है, इनटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि n माइनस 1 का मतलब 3। अब इसको क्या मिला फिर से नाम? फैक्टोरियल। इसका ना कोई फंक्शन है, फिर फंक्शन को ढूंढा। अब n की जगह क्या हो जाएगा?
3, क्योंकि इसकी ब्रैकेट में कौन है 3, तो n को क्या मिलेगा 3। फिर से चेक किया क्या 3 0 के इक्वल है, नहीं है, तो एल्स में आएगा। अब फैक्ट में क्या चला जाएगा, n कितना है अब 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये आ गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ तक आ गया इसमें, अब इसने जब ये निकाला है तो ये जाके कहाँ रखेगा, ये वापस यहाँ रखेगा। तो अब ये क्या बन गया है 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो अब n की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि जैसे फैक्टोरियल नाम मिला वो यहाँ आएगा फैक्टोरियल 2। अब 2 आ गया तो फिर चेक करेगा क्या 0 के इक्वल है, नहीं, इसके पास आएगा। तो यहाँ क्या देगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1, इतना ठीक है। अब वापस जाके रखेगा, जो बुलाता है उसको वापस जाके देता है। तो कहाँ बुलाया हमने इसको, यहाँ बुलाया ना, तो ये वैल्यू कहाँ जाके बैठेगी, यहाँ पे। तो हमारे पास फैक्ट क्या बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1। अब फिर फैक्टोरियल नाम दिख गया तो इसका मतलब फिर फंक्शन के पास आएगा। अब n को क्या देगा वैल्यू 1। जैसे ही n को 1 दिया फिर चेक करेगा क्या n 0 है, नहीं है, ये इसके पास आएगा। अब फैक्ट में क्या आएगा 1 इंटू फैक्टोरियल 0। लेकिन अब इसको जाके कहाँ रखेगा, जहाँ इसको बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया है इसको, यहाँ पे। तो अब फैक्ट क्या बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 0। अब क्या मिलेगा n को 0, क्योंकि फैक्टोरियल नाम मिलते ही ये इसके पास जाएगा। n को मिल गया 0। अब जाके चेक करेगा क्या n 0 है, तो रिटर्न क्या करना है 1। तो इसका मतलब अब रिटर्न क्या हो जाएगा 1। तो अब फैक्ट में क्या आया हुआ है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज़ 24। तो अब क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ पे देखो ये कर देगा रिटर्न 24। तो एक बार आप इसको रीड आउट कर लो, कोई डाउट आता तो आप मुझे बताओ। बाकी अब देखिए आपका एक ये प्रोग्राम है फिबोनाची सीरीज़ का, मैंने पहले भी कराया लेकिन अब इसको फंक्शन के थ्रू यूज़ किया है। तो इसका आप खुद रीड आउट करोगे और आप मुझे प्रैक्टिकल के टाइम पे इसमें बस एक चेंज कर लेना। देखो मैं आपके थोड़ा सा कन्वीनियंट के लिए करा रही हूँ, ईजी के लिए। यहाँ पे ए कर लेना, इस वाले में यहाँ पे ए कर लेना, ये भी ए, इसको ए, जहाँ एन है इसमें ए, ताकि आपको दोनों सेम ना लगे कि यहाँ भी n है यहाँ भी n है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ऊपर वाले फंक्शन में a कर लेना। अब आप इसका खुद ही मेरे को बताओगे एल्गोरिथम क्या आया है और आपका फ्लो चार्ट क्या बनेगा। यह आपका एक प्रैक्टिकल का प्रोग्राम है, तो आप इसको रीड आउट करें। इसी के साथ आपका चैप्टर फंक्शन कंप्लीट होता है। आप एक बार चेक कर ले, कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दें।